धर्म की गुट्टी पिलाई गई है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर धर्म की गुट्टी नहीं पिलाई गई होती तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। ईवीएम के ऊपर ईवीएम को खत्म करने के लिए क्यों आप आवाज नहीं उठाते? बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो अपनी अपनी क्षेत्र से चुनकर आए हुए हैं, क्यों इसके ऊपर सवाल खड़े नहीं करते? 5 साल तक जब कोई सरकार इस तरह की सरकार जीत जाती है तो 5 साल तक आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि ये ईवीएम खत्म कीजिए। मोदी जी जिस करवट लेते हैं वो उसी करवट की बात करते हैं। चलो 40% ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, 60% तो लोगों ने दिया ना वोट। नमस्कार, मैं अदानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ऋचा शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, तमाम मुद्दे, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे, तमाम मुद्दे धरे के धरे रह गए। और कहीं ना कहीं जो क्यास लगाया जा रहा था कि योगी जी का जो हिंदुत्व मॉडल है उसके तहत जो उन्हें वोट मिलेगा, और वही हुआ और जो नतीजे हैं उनका परिणाम सामने आ गया। कैसे देख रहे हैं ऋचा जी? आप तो लगातार बोलती रही, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, सब तो धरा का धरा रह गया और कहीं ना कहीं हिंदुत्व मॉडल जो है वो जीत हासिल हो गई। देखिए, मैंने जैसे पहले भी ये बात बोली कि ये जो जीत है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं है। ये अगर देखा जाए तो ये गुंडागर्दी की जीत है। ये समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, उनकी जीत है। ये नफ़रत की जीत है। नफ़रत उन लोगों के प्रति जो इस देश का हिस्सा है, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, क्या कोरोना काल में उनके घर वाले सुरक्षित थे? क्या उनके घर में से लाशों के ढेर नहीं निकले थे? क्या उनको शमशान घाट में अपने परिजनों को जलाने की जगह मिली थी? क्या गोरखपुर में जो बच्चे मरे बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बिना, कमी की वजह से, क्या उन गोरखपुर के उन बच्चों में से कोई उनका संबंधी नहीं था, कोई उनका अपना नहीं था? क्या जो लोग आज पढ़ लिखने के बाद घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, अपने परिजनों को पाल नहीं सक रहे इसलिए वो खुदकुशी कर रहे हैं, क्या वो उनके अपने नहीं हैं? तो क्या कह रही, जनता गुमराह हो गई क्या? कहीं ना कहीं धर्म की गुट्टी पिलाई गई है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर धर्म की गुट्टी नहीं पिलाई गई होती तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। जिस तरह से आडवाणी जी का शुरू किया हुआ धार्मिक ढांचे को तोड़ के एक दूसरे धर्म को लाने का सिलसिला शुरू हुआ और लाशों के ढेर शुरू हुए, जगह जगह रॉयट्स शुरू हुए, लोग मरे, चाहे वो हिंदू मरा, चाहे वो मुसलमान मरा, चाहे वो ऐसा नहीं है जब भीड़ किसी को मारती है तो वो ये नहीं पूछती कि आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, आप पारसी हो, आप सिख हो। भीड़ तो मारती है ना सबको। तो जिस तरह से रॉयट्स हुए, जिस तरह से लोग मरे, और उसके बावजूद लोगों ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर एक ऐसे इंसान को बिठाया जो नफ़रतें पैदा करके, रॉयट्स करवा के इस तरह से जीता और उसको आपने बिठा दिया उस गद्दी पर। तो उस देश का भविष्य आप समझ सकते हैं क्या? ये तो यूपी की जीत है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीती है। आप इससे बड़ा तो इससे जो सैडेस्ट डे इन द हिस्ट्री था जब आपने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जबकि आप जानते थे कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ वो किसकी वजह से हुआ। और आज भी अगर आप योगी जी को वोट देते हैं ये जानते हुए भी कि ना तो मीडिया फ्री है, जो उनके खिलाफ बोलता है वो जेल की हवा खाता है। हो सकता है आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मुझे भी जेल में डाल दिया जाए, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो मुनव्वर फारूकी जैसा एक कॉमेडियन हो, उन सबको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे इंसान को अगर आज आप चुनते हैं तो आप तानाशाही को जन्म दे रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को मार रहे हैं, आप संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। ऋचा जी, विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, ईवीएम से चुनाव संभव नहीं है, तो यही चीज़ पहले विपक्ष क्यों नहीं करता? विपक्ष हारती है तो ईवीएम पे बात करती है। देखिए, ये आपको भी शक है ईवीएम को लेकर के? मैं डेफिनेटली, क्योंकि अगर हाथरस जैसी जगहों से और लखीमपुर जैसी जगह पर भी बीजेपी आ जाती है, गोरखपुर पर अगर बीजेपी आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली ईवीएम। गोरखपुर में आप जानते हैं किस तरह से कितने सारे बच्चे मरे थे ऑक्सीजन की कमी से। जाहिर है वहाँ पर उनके माँ बाप आज भी वहीं हैं, ऐसा तो नहीं है उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया होगा। हाथरस में आप जानते हैं कितना बड़ा
कांड हुआ था उसके बावजूद मैं नहीं समझती कि हाथरस में सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, या लखीमपुर में जहां अभी अभी किसानों के साथ उनका नरसंहार किया गया गाड़ी चला के, वो भी बीजेपी के लोगों ने। क्या कहना चाहिए, ईवीएम की जीत आपको दिख रही है? ईवीएम है, बट आपने जिस तरह से ये बात बोली कि विपक्ष पहले क्यों नहीं बोलता, मैं भी यही बात पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि आप जब जिस दिन चुनाव होता है, उस चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं, उस दिन आप ईवीएम की बातें करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद 5 साल तक आप सो जाते हैं। क्यों इस ईवीएम के ऊपर, ईवीएम का जो ये एक तरीका है चुनाव में, इसको ख़त्म करने के लिए क्यों आप आवाज़ नहीं उठाते? क्यों पार्लियामेंट में बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो अपनी अपनी क्षेत्र से चुनकर आए हुए हैं, क्यों इसके ऊपर सवाल खड़े नहीं करते? आपका तो सिर्फ एक ही 5 साल तक, जब कोई सरकार, इस तरह की सरकार जीत जाती है, तो 5 साल तक आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि ये ईवीएम ख़त्म कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस हो तो वो फेयर हो। मतलब विपक्ष को एकजुट होकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए आपको? देखिए, जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, बीजेपी गुंडा राज ये नहीं जाने वाला, ये बात तय है। कहीं ना कहीं इसमें मैं विपक्ष की भी गलती कहूँगी, मैं जो ये लोग उनको वोट देते हैं उनको भी गलती कहूँगी, और सबसे बड़ी गलती है हमारे देश की मीडिया की, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आज वो मोदी जी की जेब में है। मोदी जी जिस करवट लेते हैं वो उसी करवट की बात करते हैं। अगर मोदी जी की जगह आज कोई और, किसी और पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बने होते, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, छोटी छोटी उनको मौन कहा जाने लग गया था, उनके हाव भाव के ऊपर उनका मजाक उड़ाने लग गया था, जबकि वो इतने पढ़े लिखे थे। हमारे देश की इकोनॉमी को जो जितना वो बूम हमारे देश की इकोनॉमी करी, वो उस प्रधानमंत्री की वजह से ही। माहौल तो प्रधानमंत्री का बना है कि विदेश डरता है, इनकी विदेश नीति की तारीफ होती है। 56 इंच का कौन सा विदेश? चाइना डर गया? आपका लद्दाख का कितना सारा एरिया ले चुका है, अरुणाचल प्रदेश का कितना सारा एरिया ले चुका है, डर गया चाइना? तो कहाँ गए चुनाव में वो मुद्दे? मैंने आपको क्या बोला कि हारी कोई पार्टी नहीं है, हारी है एजुकेशन, हारी है मेडिकल फैसिलिटीज, हारा है वो नौजवान जिसके पास नौकरी नहीं है, हारे हैं वो लोग जिनके परिजन मर गए कोविड में, क्योंकि उनके पास ना हॉस्पिटल्स में बेड्स, ना डॉक्टर्स, ना ही ऑक्सीजन के सिलेंडर्स। मुद्दे देखिए, आपने राम मंदिर के मुद्दे पर देश को प्रधानमंत्री दे दिया, आपने राम मंदिर के मुद्दे पर देश को योगी दे दिया, लेकिन 5 सालों में योगी सरकार ने क्या किया ये यूपी के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं और इस देश के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उसके बावजूद मैं कहती हूँ, चलो 40% ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, 60% तो लोगों ने दिया ना वोट, तो लानत है उन लोगों पर जो इस देश को देश ना बना के इस देश को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ नफरतें परोसी जाती हैं, जहाँ पर धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर एक दूसरे समुदाय को, एक मुस्लिम समुदाय को मार दिया जाता है। आप क्रिएट कर रहे हैं ऐसा देश, ये देश जो जिनको ये गालियाँ देते हैं मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू, हमारे महात्मा गांधी जी, और जिनकी मूर्तियाँ बनाते हैं जाके, आपने क्या उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की? ये देश एक प्यार मोहब्बत वाला देश बनाया गया था। गांधी जी ने लोगों को प्यार मोहब्बत का संदेश दिया था, पीस का संदेश दिया था, अच्छी शिक्षाएं दी थी। जवाहरलाल नेहरू जी को ये उनको चाचा क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो प्यार परोसते थे, बच्चे उनको इतना प्यार करते थे क्योंकि वो प्यार की बातें करते थे, वो नफ़रतों की बातें नहीं करते थे। ऐसे देश को आपने एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया जो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिमों के पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जेब में थोड़ी सी वोट्स आ जाए। आप ऐसे नफरती लोगों को अगर गद्दी पर बिठा रहे हैं तो आप देश का भविष्य जान लीजिए कि इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। ऋचा जी, आखिरी सवाल पे आते हैं। जिस तरीके से अगर रिजल्ट्स की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या खुद बीएसपी हो, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ी, जो नतीजे जिनके सामने आए, ऐसे आपको नहीं लगता है कि वो जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, जो हिंदुत्व एजेंडे को साथ लेके नहीं आएगा, उसका यही हाल होगा, उसका जो है राजनीति खत्म हो जाएगी उसकी, जो नतीजे सामने? हमें बचपन में सिखाया जाता था ना, हिंदुत्व की बात करेंगे तभी सत्ता में आ सकते हैं। एक माहौल तो अब तो ऐसा लग रहा है ना आखिरी को देख। देखिए, एक बचपन में ना हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि ये जो एक उंगली होती है ये इतनी शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाती है तो ये शक्तिशाली होती है। अगर आपको राक्षसों से लड़ना है तो सारे देवताओं को, या सपोज देवता नहीं भी हैं
जो भी लोग हैं उनको एक होना पड़ेगा। तो ये पार्टीज़ जितनी भी इतनी छुटमुट इतनी सारी पार्टीज़ बनी हुई हैं ना, जिनको मीडिया के ज़रिए नीचा दिखा दिया गया है बाय सो कॉल्ड आवर प्राइम मिनिस्टर्स जर्नलिज्म एंड मीडिया, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं। अगर आज ये एकजुट हो जाते ना, ये एकजुट होके लड़ते, तो शायद ये इनको खदेड़ पाते। मतलब अब ये एक चूक आप मानते हैं कि जो चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, एक चूक रही कि जो तमाम जो अलग अलग लड़े, इसका भी बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा है, ऐसा है। और कहीं ना कहीं आप जितनी भी ये विपक्षी पार्टीज़ हैं, आप जो लोगों को टिकट देते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर शायद ये भी गलत वो है कि आप गलत लोगों को टिकट्स देते हैं, जो आगे जाके जिनको ये खरीद लेते हैं। इसका मतलब वो लोग तो सही है ही नहीं ना, वो देश के लिए नहीं लड़ना चाहते चुनाव, वो अपने लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो बिक जाते हैं। ऐसा कांग्रेस के एमएलएस के साथ भी होता है, ऐसा बीएसपी के साथ भी होता है, सबके साथ ऐसा होता है, आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि उनके लोग बिक जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को टिकट देते क्यों हैं? आपको सही लोगों को टिकट देना चाहिए, आप बेचिए मत टिकट। आप अगर कोई खरीदता है टिकट, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर मैं 100 करोड़ देकर टिकट खरीद रही हूँ तो 200 करोड़ मुझे कमाने हैं, इसलिए मैं 100 करोड़ दे रही हूँ ना, ऐसा ही होता है। तो अगर बीजेपी मुझे 500 करोड़ देगी तो मैं उस तरफ चली जाऊँगी, ऐसा ही होता है। यही इसी तरह से आपके एमएलएस बिकते हैं। तो कम से कम अगर आपको अपनी पार्टी में एक अच्छा फेस रखना है, तो एजुकेटेड लोगों को रखो, आप अच्छे लोगों को रखो जो किसी एरिया में काम करते हैं, गरीब इंसान को अपलिफ्ट करते हैं, मजदूरों को अपलिफ्ट करते हैं, किसी की मदद करते हैं। आप उन लोगों को टिकट्स दीजिए, तो शायद आपकी पार्टी थोड़ी सी मजबूत होगी। ठीक है, ये जानना चाहेंगे कि क्या चल गया भाजपा का? ये बुलडोजर चल गया, या उनका वो राम मंदिर चल गया, या जो विकास की जो बातें करते हैं कि जो विकास हमने किया, ये क्या? बीजेपी का झूठ चला है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ झूठ चला है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 6 साल 5 साल योगी सरकार ने, 6 साल मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा है। अगर ये झूठ नहीं होता ना, तो आपको योगी जी के होर्डिंग्स दिल्ली और गुड़गांव हरियाणा में नहीं लगाने पड़ते। आपका काम दिखता है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने तैयारी करके रखी हुई थी पिछले 3 साल से, योगी जी के आपने होर्डिंग्स लगाने शुरू कर दिए थे चारों तरफ, उस पर इतना पैसा आपने वेस्ट किया ताकि लोग, देखिए लोग कभी भी गहराई में नहीं जाते कि इतने रोज़गार मिले या नहीं मिले, उनके हिसाब से मिले होंगे क्योंकि होर्डिंग्स लग गए हैं इतने बड़े। मैं भी लगा देती हूँ कल को यहाँ पर होर्डिंग, वो सच तो नहीं हो जाएगा ना। तो मतलब धरातल पे कुछ नहीं है। यही जो जीता है वो झूठ जीता है, जो जीता है वो नफरत जीती है। और हारे हैं वो सब लोग जिनके अपने परिजन मरे हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग से मरे, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से मरे, चाहे वो मेडिकल नेग्लिजेंस से मरे, चाहे वो जिस तरह से इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जिस तरह से उनको मारा गया, जो ये एक अच्छे जो रॉयट्स रोकने के लिए वहाँ पर बैठे थे, इस तरह के लोगों को आपने मारा और वो बीजेपी के ही लोग थे। तो हारे वो लोग हैं और जीती नफरत है, जीता झूठ है। तो ये ऋचा शर्मा थी जो जिनका जो बड़ी बात इन्होंने जो कही कि वो नफरत की जीत हुई और ईवीएम पे कई सवाल खड़ी कर दिया इन्होंने, और जो है जो विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा था उनकी एक चूक इन्होंने ये बताई कि वो गठबंधन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता अगले वीडियोज़ में बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।